इस तरह दुबई समंदर में 50 शहर और बना रहा है। दुबई के शेखों की बात तो कुछ और ही है। ऊंचाई में रहने का मन किया तो बुर्ज खलीफा बना डाला, और समंदर की गहराई से रूबरू होने का मन किया तो समंदर में ही शहर बसा डाला। जी हाँ, 5 किलोमीटर तक फैला हुआ यह आर्टिफिशियल आइलैंड आपके होश उड़ा देगा। और केवल इतना ही नहीं, ये आइलैंड लगभग एक शहर ही है, पूरा शहर कह सकते हैं इसे। इस आइलैंड के हर विला के सामने प्राइवेट बीच भी बनवा रहे हैं दुबई के शेख। भला इसीलिए तो कहा जाता है कि दुबई के शेखों के तो शौक ही अलग होते हैं। जरा सोचिए, समंदर से आ रही तेज लहरों को रोककर वहां पर एक लग्जरी आइलैंड बनाना, यह ख्याल अपने आप में ही होश उड़ा देने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह दुबई के शेखों की ये फरमाइश इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक सौदा साबित हो रही है। समंदर की कोस्ट लाइन असल में तो सभी देशों को नेचुरली बनी हुई ही मिलती है। जब कोई देश आजाद होता है तो उस देश को कोस्ट लाइन भी विरासत में मिलती है। जितनी लंबी कोस्ट लाइन उतना ज्यादा फायदा। तो बस फिर क्या, दुबई के शेखों को विरासत में मिली 70 किलोमीटर की कोस्ट लाइन रास नहीं आ रही थी, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी उन्हें। तभी उन्होंने इस कोस्ट लाइन को 70 से 1204 किलोमीटर तक बढ़वाने का फैसला कर लिया। समंदर की तेज लहरों को रोकते हुए दुबई के इंजीनियर्स ने एक पाम शेप का आइलैंड डिजाइन कर दिया। इस पूरे आइलैंड को तैयार करने के लिए लगभग 9 करोड़ 40 लाख क्यूबिक मीटर रेत की जरूरत थी। समस्या ये थी कि ये रेत कहाँ से आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुबई को भी कभी रेत की कमी हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहाँ पर रेत एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुका था। वो इसलिए तो ये रेत दुबई के रेगिस्तान से लाकर समुद्र में नहीं डाली जा सकती थी, इसलिए रेत एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि इस पूरे काम के लिए इंजीनियर्स को ऐसी रेत चाहिए थी जो कि रेगिस्तान की रेत की जितनी बारीक ना हो और पानी में ना घुल जाए। सिर्फ इसी प्रकार की रेत आइलैंड को मजबूती दे सकती थी। इसीलिए इंजीनियर्स के बीच रेत एक चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन 2 महीने के हॉल्ट के दौरान इंजीनियरिंग टीम ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। इंजीनियरिंग टीम ने उस जगह का पता लगा लिया जहां से उन्हें रेत मिलने वाली थी। जी हाँ, वो जगह समंदर में ही थी। समंदर की गहराई में जो रेत होती है उसी से पूरा आइलैंड बन सकता था। अभी इंजीनियर्स ने समंदर के नीचे के उस इलाके का पता लगाया जहां पर इतनी रेत थी जिससे कि आइलैंड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके। फिर एडवांस मशीन्स के इस्तेमाल से समंदर के नीचे की रेत को निकाला गया। ये मशीन्स को एक मामूली मशीन्स नहीं थी। 1 घंटे के अंदर अंदर ये लगभग 8000 टन रेत अपने अंदर ले लेती थी। बस फिर इसी तरीके से आइलैंड का काम शुरू हो गया, चलता रहा। ये टेक्निक इतनी जोरदार थी दोस्तों कि समंदर की गहराई में मौजूद रेत को सीधा खींचकर एक टैंक में लिया जाता था और वहां से सीधा नए बनने वाले आइलैंड पर स्प्रे कर दिया जाता था। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था जितना सुनने में लग रहा था, क्योंकि पाम ट्री का शेप बनाने के लिए केवल एक ही लाइन ऐसी थी जो सीधी थी, बाकी सारी लाइनें कर्व शेप में बनी हुई थी। जो एडवांस मशीनरी इस्तेमाल की जा रही थी समंदर की गहराई से रेत खींचकर आइलैंड बनाने के लिए स्प्रे करने के लिए, वो सीधी लाइन तो स्प्रे कर सकती थी रेत की, लेकिन कर्व लाइन में उसे स्प्रे कर पाना, रेत स्प्रे कर पाना मुश्किल हो रहा था। इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि अगर रेत सही जगह पर ना गिरे तो पूरे आइलैंड का शेप खराब हो सकता था। और इसका असर केवल आइलैंड की शेप पर नहीं पड़ता, बल्कि शेप खराब होने की वजह से समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाता। तभी इंजीनियर्स ने सैटेलाइट की मदद लेना सही समझा। सैटेलाइट समय समय पर इंजीनियर्स को पूरे कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो भेजती थी, जिससे कि इंजीनियर्स ये कंफर्म कर लेते थे कि पूरा कंस्ट्रक्शन सही शेप में चल भी रहा है या नहीं। यह पूरा काम केवल अंदाजे के बलबूते पर ही चल रहा था। समंदर पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। उससे भी जबरदस्त ये है कि जब वो आइलैंड एक अजीबोगरीब शेप पर बनाना पड़ जाए तो जरा सोचिए इंजीनियरिंग टीम की क्या हालत हो रही होगी। लेकिन इंजीनियरिंग टीम ने GPS टेक्नोलॉजी की मदद से अपने रेत खींचने वाले सिस्टम को सही पोजीशन में लाना शुरू किया और उसके बाद सही तरीके से स्प्रे करके पूरा का पूरा पाम ट्री आर्टिफिशियल आइलैंड बना डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी इंजीनियरिंग टीम को सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का समय दिया था इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए। एक तो इतना पेचीदा काम और उस पर भी इतना कम समय। ये पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मतलब कि लगभग 21 महीने में इंजीनियरिंग टीम को केवल ब्रेक वाटर ही नहीं बल्कि पूरा आइलैंड भी तैयार करके खड़ा करना था। ब्रेक वाटर उसे कहा जाता है, पानी को आइलैंड के अंदर घुसने से रोकने के लिए जो वॉल खड़ी की जाती है उसे ब्रेक वाटर कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग टीम को सिर्फ 21 महीने का वक्त मिला था ब्रेक वाटर डिजाइन करने के लिए, नहीं कि वाटर बाउंड्री डिजाइन करने के लिए, और साथ में पूरा आइलैंड भी तैयार करने के लिए। बेचारे इंजीनियर्स तो बुरी तरीके से फंस चुके थे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यदि पहले बाउंड्री वॉल का काम किया जाए और उसके बाद आइलैंड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए तो यह पूरा काम दिए गए समय में कंप्लीट हो पाना पॉसिबल ही नहीं था।
वहीं दूसरी तरफ अगर आइलैंड का काम पहले किया जाए तो ब्रेक वाटर ना होने की वजह से अगर एक तेज लहर भी आ जाए तो पूरा बना बनाया काम पानी में मिल जाता। समस्या काफी गंभीर थी, लेकिन इंजीनियरिंग टीम को भी कुछ न कुछ रास्ता निकालना था और इंजीनियरिंग टीम भी कुछ कम नहीं थी। इंजीनियरिंग टीम ने यह फैसला किया कि आयरलैंड और ब्रेक वाटर दोनों का काम साथ साथ चलेगा। इससे वो दोनों खतरों से डील कर पाएंगे। आखिर और ऑप्शन भी क्या था? अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की कगार पर थी कि एक दूसरी आफत सामने आ गई। पर ये वाली मुसीबत शेखों की दी हुई नहीं थी, बल्कि प्रकृति की दी हुई थी। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ में स्टॉर्म आना बहुत आम बात है। तेज हवा की वजह से गल्फ में सैंड स्टॉर्म और दूसरे स्टॉर्म्स भी आने शुरू हो गए। ये बहुत ही खतरनाक और भयानक रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम तो दूर बल्कि समंदर में सफर करना भी खतरे से खाली नहीं होता। और इंजीनियर्स के लिए ये बहुत जरूरी था कि जब तक ब्रेक वाटर का काम चल रहा था तब तक समंदर पूरी तरह से शांत रहे। समंदर में थोड़ी भी हलचल पूरा काम बिगाड़ सकती थी। ऐसे में अगर समुद्री तूफान आ जाए तो जाहिर सी बात है एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से इंजीनियर्स को लगभग 2 महीने के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। लेकिन दुबई के शेखों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगभग 99 लाख टन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इंजीनियर्स के मुताबिक पूरे 99 लाख टन पत्थर सही पोजीशन में होने चाहिए। उसमें से अगर एक पत्थर भी अपनी जगह से हिला या गलत जगह पर प्लेस हो गया तो पूरा आइलैंड ही लहरों की चपेट में आ सकता था। इसी बात को कंफर्म करने के लिए इस आउटर बाउंड्री के कंस्ट्रक्शन के दौरान सही प्लेसेस पे सारे पत्थरों को रखा गया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए स्कूबा डाइवर्स को 30 मीटर की गहराई में उतारा जाता था और इनका काम होता था उस गहराई में जाकर पत्थर की पोजीशन को नोट करना। इसके बाद वे ऊपर बैठी टीम को कंफर्मेशन देते थे, तब कहीं जाकर अगले पत्थर की बारी आती थी। आप इसे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पूरे पाम आइलैंड को बनने में कितना समय लगा होगा और कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी होगी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पूरा काम इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना डिटेलिंग वाला होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर 4 किलोमीटर तक की आउटर बाउंड्री रेडी कर दी थी। और हो भी क्यों ना, ऐसे इंजीनियर्स की टीम होने की वजह से ही तो दुबई के शेख अजीबोगरीब किस्म के पाप देखने की हिम्मत रखते हैं और बुर्ज खलीफा और पता नहीं कैसी कैसी इमारतों को बनाने का मादा रखते हैं। इनकी टीम ही लाजवाब होती है। वक्त के साथ धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम सक्सेसफुली पूरा होने लगा तो इंजीनियर्स को धीरे धीरे पूरा आइलैंड शेप में आता नजर आने लगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पाम ट्री शेप में जो आइलैंड था वो बन गया और इसमें आराम से आप कह सकते हैं 50 शहरों में कंस्ट्रक्शन करने के लायक जितनी भी फौज लगती इंजीनियर्स की वो सारी कुछ लग चुकी थी और ये अपने आप में एक शहर बन गया है। समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो पूरा का पूरा पाम ट्री के शेप में बना हुआ है। इस खूबसूरत आइलैंड में विलास बनेंगी और फिर वहां पर बसेगा एक पूरा शहरों का क्लस्टर और दुबई एक बार फिर से पूरी तरीके से सुर्खियों में आ जाएगा। दोस्तों, तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको दिलचस्प लगी होगी। अगर लगी जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।